आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका कविता है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित वसंत आया, इससे मैंने पहले ही बता दिया था ब्लूप्रिंट के माध्यम से एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये रहने वाला है। इसके अलावा 2 नंबर में भी रहने वाला ये चैप्टर और इसके अलावा 3 नंबर में भी ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे ताकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और 2 नंबर भी नहीं छूटेगा और 3 नंबर भी नहीं छूटेगा। और हो सकता है जब ये सारे टॉपिक में क्वेश्चन है तो इससे जरूर आपके एग्जाम में 5 नंबर वाला, ठीक है, जो आपका सारांश या फिर व्याख्या पूछने वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस टॉपिक के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो उस हिसाब से आप पूरे काव्यखंड का, ठीक है, वसंत आया का पूरा सारांश यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अगर आप सारांश समझ जाते हो तो 100% इससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। छूटने की तो बात दूर है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर परिचय की अगर बात करें तो वसंत आया कविता में यह बताया गया है कि आज के वर्तमान में यानी आज के समय में जो लोग हैं, मनुष्य है, प्रकृति के साथ उनका रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, टूट चुका है। प्रकृति कहने का मतलब क्या है? जैसे कि पेड़ पौधे, वातावरण, मौसम, इन सभी से हमारा टूट चुका है। क्यों टूट चुका है आप सभी को पता है कि हम लोग अपने काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि हमको पता भी नहीं रहता है आने वाले टाइम में कौन सा वसंत आने वाला है। लोग कैलेंडर में देखते और पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर मनुष्यों को ये बता रहे कवि रघुवीर सहाय कि वसंत जो आपका ऋतु है, जब इसका आगमन होता है तो कवि को कैसे जानकारी हुई उसके बारे में डिटेल से यहाँ पर लिखा गया है और हमें क्या सीख मिलेगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस कविता का प्रसंग को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित हिंदी के प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता वसंत आया से ली गई है। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध टूट चुका है। तो ये आपका कविता का प्रसंग है। अब यहाँ पर देखिए, इस कविता का पहला काव्य खंड ध्यान से देखिएगा और इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस वर्ड को समझना है। अगर आप समझ जाओगे तो आंसर ऑटोमेटिक अपने आप लिख पाओगे। देखिए पहला काव्य खंड, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले को किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। अब यहाँ पर इसको हिंदी में समझते हैं डिटेल से। यही काव्यखंड में हो सकता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक या फिर हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दे और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे। तो कैसे उत्तर लिखना है, पहले हम लोग इसकी व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, वसंत के आने के बारे में कवि कहता है कि सुबह की सैर करते समय किसी बंगले में लगे अशोक के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के कूकने की आवाज़ सुनाई देती है। कवि क्या कहता है कि किसी बंगले में अशोक के पेड़ में एक कोयल बैठी है और उसकी कूकने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वसंत के आगमन के समय कोयल की कूकने की भी आवाज़ आती है। कवि कहते हैं कि ये चिड़िया की आवाज़ उतनी ही मधुर थी जितनी मधुर एक बहन की आवाज़ आती है। कब? जब वह अपने भाई को दा कहकर पुकारती है। जैसे कोई छोटी बहन हो और बड़े भाई को बुलाती है तो वो कहती है ना दा, तो वही कितना मधुर सुनाता है ना। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये पंक्ति लिखा गया है, आप देख सकते हो, जैसे बहन दा कहती है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर ये सारे पंक्तियाँ हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है कि चिड़िया की आवाज़ इतना मीठा लगता है जैसे कोई बहन बड़े भाई को दा कहकर बुला रहा है। इस तरीके से आगे देखिए, जब कवि सुबह के समय सड़क पर चल रहे थे लाल बजरी के ऊपर, तो कांव के पैर पर नीचे अचानक से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से बड़े बड़े पीले पत्ते आ जाते हैं जिनमें से चुरमुराने की आवाज़ आती है। देखिए, अगर वसंत के बारे में अगर आपसे पूछे तो झारखंड के जितने बच्चे हैं सभी को पता है कि वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंत ऋतु में पत्ते झड़ते हैं सूख कर और जो हरे हरे पत्ते होते हैं कहीं ना कहीं वो पत्ते पीले हो जाते हैं। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि जो पत्ते हैं ना, वह उस पर जैसे ही कवि पैर रखते हैं, पीले पीले जो पत्ते हैं, तो ऐसा आवाज़ आने लगता है जैसे कि चुरमुरा है ना। तो उस तरीके से आवाज़ें महसूस होती है, कवि का कहना है। सुबह 6 बजे की जो हवा होती है वह इतनी ताजगी होती है कि ऐसा लगता है कि मानो वह हवा अभी अभी गर्म पानी से नहाकर आई है। यह सुबह की ताज़ी हवा फिरकी की तरह, फिरकी समझते हो, फिरकी जैसे कि आप लोग जब वसंत ऋतु आता है उस समय आप लोग जैसे हवाएं बहुत तेज़ चलती है वसंत ऋतु में, तो उस समय आप लोग बचपन में इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कुछ फूल के जैसा बनाकर, जिसको हम लोग कोठा भाषा में घुरनी भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग के एरिया में अगर बोला जाता हो तो आप लोग बोल सकते हो। तो इसको दौड़ कर हम लोग जाते थे और हवा में ये ऐसे ऐसे चक्कर
मारता था, घूमता था, तो वही है फिरकी। तो उसी तरीके से वसंत ऋतु में ऐसे ऐसे हवाएं भी चलती है, गोल 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 गोल। तो उसी को यहाँ पर ये चीज़ बोल रहे हैं कि यह सुबह की ताज़ी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती हुई सो आई और चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते मैंने जाना कि वसंत आ गया। हवाओं से या फिर पेड़ में जो कोयल कूक रहे हैं, इससे रिलेटेड जो पीले पत्ते को जब पैर में वह दबाते हैं तो कुछ चुरमुराने की आवाज़ें आती है, ये सारी प्रकृति की जो भी घटना हुई है, इससे कवि को पता चलता है कि हाँ, वसंत आ गया है। अब यहाँ पर देखिए अगले काव्यखंड में किस प्रकार से है। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होएगी 5वीं दफ्तर में छुट्टी थी। यह था प्रमाण और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बौर आवेंगे। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए कवि कहना चाहते हैं कि वसंत के आने का पता उन्हें कैलेंडर से चल गया था और जब दफ्तर में उस दिन छुट्टी हुई तो यह प्रमाणित हो गया कि हाँ, वसंत आ गया है। पहले तो ऐसे भी पता चल ही गया था कैलेंडर के माध्यम से कवि को, लेकिन पूरी तरीके से कब पता चला, जब दफ्तर में छुट्टी हुई। किस बात को लेकर कि वसंत ऋतु आ चुका है, वसंत का आगमन आ चुका है। वसंत पंचमी के बारे में कवि को जानकारी कैलेंडर से थी। आगे कवि कहना चाहता है कि कवि अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे। कवि जो है वो हमेशा अपने जीवन में कविताएं पढ़ते रहते थे, रघुवीर सहाय, और उन्होंने कविताओं में भी यह भी पढ़ा था कि जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं, जो अभी मैंने शुरू वाला काव्यखंड में उसके सारांश में, उसके व्याख्या में बताया। सारे प्रकृति के बदलाव को देखकर और कविताओं को पढ़कर भी कवि रघुवीर सहाय को वसंत ऋतु के बारे में जानकारी मिलती है। और आगे देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है, प्लास के पेड़ पर लाल लाल फूल आएंगे और वसंत के मौसम में ही आम बौर आते हैं। जैसे कि आम की जो मंजरी होती है वो वसंत ऋतु में ही ना मंजरते हैं। तो ये सारे प्रकृति में बदलाव होती है जिससे कवि को वसंत ऋतु के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बता दे रहे ना, हिंदी का जो एग्ज़ाम था ना, हर एक वर्ष टफ होता है। टफ होने का रीज़न क्या है, बच्चे कविता के क्वेश्चन को तो करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से घुमाता है, बच्चे उसके सारांश को जानते नहीं, जिस कारण से वो एग्ज़ाम में आंसर नहीं लिख पाते और आकर तकरीबन सारे यूट्यूबर को धोते हैं कमेंट बॉक्स में, बड़े बड़े यूट्यूबर को। आपको बता दें, पिछला साल 2023 की बोर्ड एग्जाम में हिंदी के एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे थे बच्चे, 2000 सब्सक्राइबर था मेरे चैनल में और तकरीबन 8000 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके थे नेक्स्ट पेपर में। क्यों हुए थे, इसका रीज़न जानते हो? क्योंकि बच्चों को रियलिटी पता चल गया था कि हाँ, कौन टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं और किन के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अगले काव्यखंड की ओर बढ़ते हैं। अगला काव्यखंड है, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होंगे यशस्वी, मधु मस्त पिक और आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। थोड़ा सा ये टफ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। तो इसकी व्याख्या है, कवि कहना चाहते हैं कि वसंत आने पर ना केवल पृथ्वी के बाग बगीचे बल्कि इंद्र के नंदवन, ठीक है, इंद्र के नंदवन भी सुगंधित सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं। आपको पता है कि वसंत ऋतु जैसे आता है चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, सभी में मंजरियां आने लगती है, तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ बगीचे खिले हो। तो उसी तरीके से इंद्र के नंदनवन में भी सुगंधित और सुंदर सुंदर फूल खिल जाते हैं वसंत के आने से। वसंत में फूलों का रस पीकर भंवर और कोयल अपना अपना प्रदर्शन और सुंदर तरीके से करेंगे। वसंत के ऋतु में जो भंवरे हैं और कोयल है, वह रस को पीकर वह अपना सुंदर सुंदर प्रदर्शन करते हैं। यानी भौरे इधर उधर फूलों में मंडराते हैं और कोयल अपनी आवाज़ों से ये बताते हैं, मीठे मधुर आवाज़ों से ये बताते हैं कि हाँ, वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। आगे देखिए, कवि कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वसंत के आने का पता कैलेंडर देखकर और कार्यालय में छुट्टी होने से पता चलेगा। जहाँ पर लोग काम करेंगे, जहाँ पर लोग जिस दफ्तर में काम करेंगे, जिस कार्यालय में काम करेंगे, वहाँ पर छुट्टी होने से या फिर कैलेंडर को देखने से वसंत ऋतु के बारे में पता चलेगा। कवि कहना चाहता है कि ये मालूम नहीं था कि ऐसा भी दिन आ सकता है। और यही चीज़ लास्ट वाला पंक्ति है। तो कहने का मतलब है, कवि इसमें ये चीज़ बताना चाहता है कि आज के दिनों में लोग इतने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं कि वह प्रकृति से जुड़े नहीं है, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति के बारे में जानकारी उनको नहीं है कि कब वसंत ऋतु आती है, कब नहीं आती है। तो उसी से रिलेटेड ये कविता है जिसका सारांश, हिंदी व्याख्या पूरी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अभी हम लोग सीधा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, MCQ वाले। देखते हैं कि आप लोग जवाब दे पाते हो या फिर
नहीं दे पाते हो, समझना भी बहुत ज़रूरी है इसके क्वेश्चन के आंसर को। निम्नांकित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो देखिए ये वाला मैंने आपको बता दिया अभी कुछ देर पहले, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन को किया कैसे जाता है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपका किस तरीके से रहेगा, देखिए ध्यान से, सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? एक कदम, कार्नेलिया का गीत, वसंत आया या फिर तोड़ो। फुल्ली यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि चैप्टर कौन सा है। ये जो यहाँ पर काव्यखंड लिखा गया है इसका चैप्टर का नाम क्या है? तो ये आपका वसंत आया से है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किस ऋतु के आने की बात कर रहा है? कवि किस ऋतु के आने की बात कर रहा है? तो ऑब्वियसली जो चैप्टर वसंत आया इसी की आने की बात कर रही है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो सारांश के हिंदी को समझने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सिंपल तरीके से आंसर बनते हैं, और अगर डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन करवाता तो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी अनुवाद समझना है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। तीसरा नंबर देखिए, गर्म पानी से नहाकर कौन आई है? देखिए ये वाला वर्ड यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये गर्म पानी वाला किधर है? जैसे यहाँ पर कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, तो इसके सारांश में मैंने आपको बताया था सुबह 6 बजे गरम गरम जो हवा बहती है ना, तो ऐसा महसूस होता है कवि को जैसे गर्म पानी से नहाई हो। तो किसके बारे में ये पंक्ति लिखी गई है? कौन? तो इसके बारे में, हवा के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सुबह सुबह कौन मस्ती में बह रही है? तो इसमें भी आपका उत्तर हो जाएगा हवा। आगे देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट काव्यखंड है, अब इसको भी पढ़ते हैं, इसके भी आंसर को देखते हैं। जैसे जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले, ऊंच तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई और चली गई। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो आप इस काव्यखंड को पढ़कर समझ गए, तो ये वसंत आया से लिया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये ग्रामर वाला क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे जानोगे, किसको कैसे लिखोगे, ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर तो यहाँ पर उपमा अलंकार दिया है, लेकिन आप कैसे जानोगे कि ये उपमा अलंकार होता क्या है? तो इस अलंकार में जिसके बारे में कवि बोल रहा है इस लाइन में, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें फिरकी जो है ना, ये अलंकार है। फिरकी सी आई क्यों ये अलंकार है? क्योंकि उपमा अलंकार में के बारे में ये लाइन लिखी गई है। तो किसके बारे में लाइन लिखी गई है? हवा के बारे में यहाँ पर लिखी गई है। और फिरकी जैसा किसको बता रहे हैं कवि? तो ये हवा को बता रहे, यानी किसी चीज को किसी दूसरे शब्द से बताना, रिलेट करना, वह सारे शब्द उपमा अलंकार में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हरि, हरि किसको बोलते हैं? है ना, यानी भगवान से रिलेट करते हैं। हरि पद तो यानी भगवान के चरण। तो इसी तरीके से जो भी वर्ड किसी दूसरे चीज को अगर रिलेट करेगा तो वो उपमा अलंकार में आएंगे। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट देखिए, चिड़िया के कूकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो, बंगले के किसी तरह अशोक जो पेड़ है उसी से। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? बंगले से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि कहाँ पर बैठकर चिड़िया कूक रही है, तो वह अशोक के पेड़ से कूक रही है। ठीक है, ऑप्शन जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से आपको आंसर देना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय है। आगे यहाँ पर देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना एमसीक्यू में, वो सारा इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है? पतझड़ ऋतु के आने का, वसंत ऋतु आने का, शीत ऋतु के जाने का, ग्रीष्म ऋतु के आगमन का। कई स्टूडेंट इसको भी आंसर मार सकते हैं पतझड़ ऋतु आने का, लेकिन पतझड़ ऋतु के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है किसी भी काव्यखंड में, सीधा वसंत ऋतु के आने का ही जिक्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कवि को वसंत के आने की सूचना कैसी मिली? गुनगुनी हवा से, पेड़ों से गिरे पीले पत्तों की आवाज़ से, जो चुरमुरी जैसी आवाज़ निकल रही थी उसको दबाने से, या फिर चिड़िया के कूकने से। तो ये सारे चीज़ों से पता चला था कवि को कि वसंत आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, वसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? वसंत के आगमन पर जो स्वच्छ और खुली हवा है इसकी तुलना कवि किससे की है? मन की निर्मलता से, फिरकी नामक खिलौने से, मानवीय मन से, बिखरे पत्तों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरकी नामक खिलौने से। मैंने आपको सारांश वाले वीडियो में बताया था, एक खिलौना होता है इस तरीके से। ठीक है, फिरकी उसको बोला जाता है जिसे हाथ में पकड़कर अगर आप दौड़ोगे
या फिर हवाएं चलेगी तो ये कहीं ना कहीं घूमेगी। तो इसी से हवा को रिलेट किया गया है, कवि ने रिलेट किया है, कवि ने फिरकी नामक खिलौने से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है? सड़क, पेड़ पौधे, हवा या फिर कवि? तो इसका उत्तर हो जाएगा हवा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दफ्तर से छुट्टी मिलना किस बात का प्रमाण था? क्यों छुट्टी मिला? अच्छे कार्यकाल के लिए, अच्छे कार्यालय का, या फिर श्रेष्ठ कार्य प्रदर्शन का, फिर वर्षा ऋतु आने का, या फिर वसंत पंचमी का? तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी मार सकते हैं। देखिए कन्फ्यूज़न तो हर एक तरीके से होता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वो इंसान ही है और इंसान से गलती होना लाजमी है। तो वो सारे गलतियों को मैं बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए वर्षा ऋतु के आने का ये भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर वसंत पंचमी की बात हो रही है। वसंत के आगमन पर जो छुट्टी होता है वसंत पंचमी का होता है कार्यालय में, ना कि वर्षा ऋतु के आने का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, वसंत आया कविता में कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर पुकारती है? वसंत आया में जो छोटी बहन है वह कवि को क्या कहकर पुकारती है जिससे उनको ऐसा महसूस होता है जैसे कोयल जैसा, मीठा आवाज़ के जैसा महसूस होता है, कोयल जैसे कूकती है तो दा, ठीक है, छोटी बहन उनको जैसे दा बोलकर पुकारती है ना, तो इतना मीठा लगता है जैसे कोयल की आवाज़ है। नेक्स्ट देखिए, पुष्पों यानी फूलों का रस पीकर कौन अपना प्रदर्शन सुंदर तरीके से करने लगते हैं? तो भंवर और कोयल दोनों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वर्तमान युग में वसंत आगमन का पता कैसे चलता है? या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में वसंत के आगमन की सूचना किस तरह से मिलती है? पड़ोसियों से, या फिर प्राकृतिक गतिविधियों से, या फिर कैलेंडर से, या फिर ग्रामीण लोगों से? तो इसका सही और सटीक आंसर होगा कैलेंडर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों के विषय में कवि को कैसे पता चलता है? वसंत ऋतु में जो परिवर्तन हुए तो वह कवि को कैसे पता चला? कैलेंडर से पता चला, या फिर ग्राम जीवन से जुड़े होने के कारण से, यानी गांव में जो जीवन है उससे जुड़े होने के कारण, या फिर कविताएं पढ़ते रहने से, या फिर अपनी कृतियों से? तो इसका उत्तर हो जाएगा कविताएं पढ़ने से वसंत ऋतु में होने वाले जो भी परिवर्तन थे उसके विषय में कवि को पता चला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन महीना किससे कहा गया है? मदन महीना वसंत को कहा गया है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट देखते कि बाप रे इतना पढ़ा, बस इसको छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत सिंपल है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके CUET के भी एग्जाम में आते हैं। खैर उसकी बात छोड़िए, जब मैं उसकी तैयारी करवाऊंगा उस समय ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। रघुवीर सहाय, इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये सही है, बाकी ये सारे गलत है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसंत आया कविता में कवि अपनी किस भूल की बात करता है? वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका, वह भूल गया कि वसंत पंचमी को दफ्तर बंद रहेगा, वह सुबह की सैर पर निकलना भूल गया, या फिर इनमें से सभी? इसका उत्तर हो जाएगा पहला कि वह ऋतु परिवर्तन को महसूस नहीं कर सका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, वसंत आया कविता के आधार पर बताए कि आज मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध कैसा हो गया है? इस कविता में आपने पूरी डिटेल से हिंदी अनुवाद समझा और आखिर में मैंने कुछ निष्कर्ष बताया था कि कवि क्या कहना चाहता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध क्या हो गया है। तो पूरे तरीके से संबंध टूट गया है, ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देखिए जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करेंगे, क्योंकि 3 नंबर में भी पूछे जाएगा ये क्वेश्चन और 2 नंबर में, तो उसके भी क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। यानी ओवरऑल इस चैप्टर से कम तो 6 से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। नए व्यूअर चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।